वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। इस वीडियो का पार्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आप पार्ट सेकंड को देखने से पहले पार्ट फर्स्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ जाए। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, राइट्स। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 1950 में, उसमें कुल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। जिसके बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट के बाद जो फंडामेंटल राइट्स थे उनका नंबर 6 रह गया, क्योंकि 1978 में जो एक अमेंडमेंट था राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, जिसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट का स्टेटस दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे। जिसके बाद हमारे संविधान में कुल 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए। बट 2017-18 में एक केस आया था, सेंट्रल यूनियन वर्सेस पुट्टास्वामी केस, जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी के अधिकार को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है? राइट टू प्राइवेसी का सिंपल मीन होता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या एक्सेस कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, इसे जानने की परमिशन किसी और को नहीं है। ये आपका एक पर्सनल राइट है, जिसे आप कहीं ना कहीं राइट टू लिबर्टी में जोड़ के देख सकते हो। क्योंकि जो राइट टू प्राइवेसी का राइट है वो आर्टिकल 21A के अंदर आता है। ठीक है, तो ये राइट टू लाइफ के अंदर आता है, जिसकी वजह से राइट टू प्राइवेसी को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे 6 बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे लिए, वो कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला है आर्टिकल 14 to 18, वो क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। देन आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 29 to 30 लेके राइट ऑफ अ कल्चर एंड द एजुकेशन। आर्टिकल 25 to 28 क्या है? राइट ऑफ अ फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन। 23 to 24 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और वन ऑफ द मेन, जिसे आप कह सकते हो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आपको जैसे कि पता होगा कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि राइट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हम एज अ हार्ट एंड सोल के रूप में देखेंगे, क्योंकि अगर हमारे बाकी अधिकार हमसे छीन ले जाते हैं तो जो हमारा 6th राइट है, जिसे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, इससे हम हमारे बाकी के अधिकारों को भी प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों? जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 की मदद से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल, एक मिनट में से हटा दूं जरा, मैं आपके लिए ढंग से लिख देता हूँ। ये आर्टिकल 226 की मदद से हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 की मदद से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, अब बाकी हम इन जो हमारे राइट्स हैं इनको ढंग से देखते हैं। फिर द राइट टू अ इक्वालिटी। ठीक है, समता का अधिकार क्या है? देखो, पहले आप पे 3-4 सेकंड का टाइम है, आप इस इमेज को देख लो ध्यान से। होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको देख लिया होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इक्वालिटी। यहाँ पे क्या लिखा है? इक्विटी। यहाँ पे क्या लिखा है? रियलिटी। देखो, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है समता। इक्विटी का मतलब होता है समान स्तर पे लोगों को समानता देना। और रियलिटी क्या है? ये तो आपको दिख रहा है। देखो, इक्वालिटी का सिंपल सा मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 बॉक्सेस रखे हैं, और कितने लोग हैं यहाँ पे? 3 लोग हैं, तो तीनों को एक एक बॉक्स दे दिए जाए। ये है इक्वालिटी, समता। जितने लोग हैं, जितनी चीज़ें हैं, एक दूसरे से डिवाइड करके सबों को वो सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं और अगर 40 ऑरेंज है तो हर बच्चों को 2-2 ऑरेंज दे दो। ये क्या होगी? इक्वालिटी होगी। अब इक्विटी क्या कहती है? ठीक है, इक्विटी का पहले बात तो सिंपल सा मतलब है कि लोगों को, जितने भी हमारे यहाँ सिटीजन्स हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग उनके राइट्स देना। ठीक है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनके लिए कार्यों को किया जाना। तो जैसे कि एक एग्जांपल अभी मैंने दिया था ऑरेंज वाला, कि एक क्लास में 40 ऑरेंज है, ठीक है, और 20 स्टूडेंट्स है, तो आप क्या करोगे? पर स्टूडेंट को 2-2 ऑरेंज दे दोगे। ये इक्वालिटी है। बट इक्विटी क्या कहती है? मानो उनमें से किसी बच्चे को ऑरेंज ना खाना हो तो क्या होगा? जिस बच्चे को ऑरेंज नहीं खाना और मानो उसको छोड़कर कोई और बच्चा इसे एक और एक्स्ट्रा ऑरेंज चाहिए, तो ऑरेंज उसको दे दिया जाए, क्योंकि ऑरेंज पड़े पड़े खराब ही होगा। तो इक्विटी कहती है लोगों को लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अधिकार दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये व्यक्ति जो इस तरफ मैच चल रहा है उसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट मैंने साफ कर लूँ पूरा। देखो, ये आसानी से मैच देख सकते हैं, तो इनका बॉक्स लेके सबसे साइड वाला जो पर्सन है उसे दे दिया गया, क्योंकि वो एक बॉक्स के बाद भी देख नहीं सकता था। तो यहाँ पे अब दिख रहा है लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से काम हुआ है। अब यहाँ पे देखो रियलिटी में क्या है, जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ कि आज के समय जो जितना पावरफुल होता है वो और पावरफुल होता जाता है, जो जितना कमज़ोर है वो उतना ही कमज़ोर होता जाता है। देखो, ये अपने आप
एक बॉक्स लेके आ रहा है देखने के लिए, बट ये फिर भी नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उस बेसिक जो कंडीशन है ये इसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? राइट टू इक्वालिटी का मतलब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें तो इसका मतलब है लोगों को समान तरह की सुविधाओं को देना। बट रियलिटी में इसका मतलब क्या है? रियलिटी में इसका मतलब जो है वो कुछ और है। लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी सुविधाओं को तय करते हैं, हालांकि सरकार को किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे कि आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी को इक्वालिटी बिफोर लॉ मिला है, मतलब जितने भी लोग हैं सभी के सभी कानून के समक्ष समान है। वी ऑल आर इक्वल फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी किसी को छोटा बड़ा डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, प्रोविएशन ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो भेदभाव होता है ऑन द बेसिस ऑफ अ कास्ट, सेक्स, जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल के नाम पे हम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ये सारी डिस्क्रिमिनेशन है और ये गलत चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजनों को ऐड किया गया है। अब हम देखते हैं राइट, यहाँ पे दो एक्सेप्शन दे रखे राइट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप कहोगे सर राइट का तो सिंपल सा मतलब है कि जो सबके लिए समान हो, तो ऐसा नहीं है। राइट के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखो हर चीज़ों की लाइफ में ना एक्सेप्शंस होना नीडेड है, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। देखो जैसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टेट ने ऐसा कोई भी लॉ बना सकता है जो वीमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड हो। मतलब कैसा लॉ? मान के चलो एक एग्जाम्पल है, कोई प्रेग्नेंट वीमेन है और कोई छोटा बच्चा है। जैसे आज के समय का एग्जाम्पल लेते हैं, कोविड-19 का इशू, ठीक है, जिससे हम कोरोना वायरस कहते हैं, बहुत बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो 10 ईयर से कम के बच्चे उन्हें बाहर ना भेजा जाए, जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें बाहर ना भेजा जाए, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा केसेस दिख सकते हैं कोरोना वायरस के। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोगों को उनकी मदद के लिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस के तौर पे उनके लिए एक अच्छे राइट्स बना सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ जैसे दिव्यांग होते हैं, जिन्हें हम फिजिकली चैलेंज पर्सन कहते हैं, उनको कभी भी राशन की दुकान में जब वो राशन लेने आते हैं तो लाइन में नहीं लगवाया जाता। अगर कोई राशन वाला लगवाता है लाइन में तो शायद उसकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफाइन करता है कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अगर आप राशन दे भी दोगे तो शायद इससे ना ये मैसेज नहीं जाएगा कि आपने उन्हें राशन क्यों दिया, इन द सेंस क्योंकि उसके पास कोई प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स भी चलाती है। आपने वीमेंस के लिए देखा होगा, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मोस्टली जो वीमेंस होती हैं उनको किसी ऐसे सेक्टर में जॉब दी जाए जो काफ़ी हजारियस हो, खतरनाक हो, तो ऐसे सेक्टर में उन्हें जॉब भी नहीं दी जाती। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में वीमेंस के लिए और बच्चों के लिए अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें रिजर्व रख सकती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है कि कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। क्या करने के लिए? ऐसी क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे SC ST OBC है, तो आपने देखा होगा इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हें रिजर्वेशन देती है। ठीक है, साथ साथ इनके अपलिफ्टमेंट के लिए नई नई स्कीम्स लेके आती है। जैसे आपने उस्ताद स्कीम का नाम सुना होगा। ठीक है, ये स्कीम्स माइनॉरिटी के लिए है। ठीक है, तो ऐसी उड़ान स्कीम, ऐसी बहुत सी स्कीम गवर्नमेंट समय समय पे लेके आती है। ठीक है, इन स्कीमों को लाने का मतलब क्या होता है? देखो इन स्कीमों को लाने का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इनको आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, उस रिजर्वेशन को इस तरह से डिफाइन करना कि ये रिजर्वेशन इन लोगों के भलाई के लिए, ये रिजर्वेशन इसलिए नहीं है कि ये लोग उस रिजर्वेशन के अंदर रह के अपना फ़ायदा उठाएं, अपनी संभावनाओं का, अपनी अपॉर्चुनिटी का, बल्कि रिजर्वेशन इन लोगों को इसलिए दिया गया है ताकि अपनी कंडीशंस को अच्छा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड इज नॉट अपोज टू द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता होगा जो हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ था, वहाँ पे कहीं भी रिजर्वेशन की बात नहीं हुई थी। BR अम्बेडकर ने ये कहा था कि जो रिजर्वेशन है ना, वो हम क्या करेंगे, 15 ईयर्स के लिए प्रैक्टिस में देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था 10 से 15 साल के लिए प्रैक्टिस में देंगे, इनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी ST SC की, उसके बाद इनसे रिजर्वेशन वापस ले लिया जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा आज के समय की रिजर्वेशन के लिए तरह तरह की XYZ जो भी कास्ट होते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, रेल की पटरियाँ उखाड़ देते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, नहीं हमें तो रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह की गलत आइडियोलॉजी है कि कहा जाता है BR अम्बेडकर ने ऐसा किया। BR अम्बेडकर ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो एक प्रोविज़न रखा था कि इन लोगों का अपलिफ्टमेंट किया जाए, इन लोगों की स्थिति सुधारी जाए, ताकि क्या हो, ये अपने आप को अच्छा से सामने से सोसाइटी में प्रेजेंट कर सके। क्योंकि इनके साथ बहुत सी गलत चीज़ें प्रैक्टिस हुई हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एंशियंट टाइम में जो लोअर कास्ट होते थे, इन्हें बहुत अलग से दूरी पर रख के बिठा के खाना खिलाया जाता था। इनके पीठ पे झाड़ू बांधी जाती थी ताकि जहाँ से चले वहाँ से झाड़ू लग के जगह साफ़ हो जाए। साथ ही साथ इनके कमर पे मटके बांध दिए जाते थे। ठीक है, गले पे घंटी लटका दी जाती थी।
आवाज़ हो, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इनके साथ प्रैक्टिस करी गई है। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिले इक्वल किसके अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो देखो ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सबों को इक्वालिटी मिली हुई है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने वाला कुछ नहीं है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो आपको पता होगा आर्टिकल 17 क्या बात करता है। आर्टिकल 17 कहता है कि आप किसी भी ग्राउंड के लेवल पे किसी भी पर्सन से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, जेंडर, मेल, फीमेल, व्हाटएवर। आप कभी भी यार किसी को ना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट गाली नहीं दे सकते। हमारे यहाँ तो हम मजे मजे में बोल देते हैं भाई तू ये है तू वो है, ठीक है, तो वो गलत है एक्चुअली। इसके लिए भी हमारे SC/ST OBC एक्ट है, 1955 का है, 1989 का है, 1992 का है, जिसके अकॉर्डिंग हमें जेल भी हो सकती है। ठीक है, आप इसे अपडेट कर लेना। पहले शायद जुर्माना 6 महीने की जेल भी थी, 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल, लेकिन अब ये बढ़ चुका है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है? देखो फ्रीडम का नाम सुनते हमें समझ आता है फ्रीडम का मतलब क्या है भाई, जो करो अपनी मर्जी जहाँ जाओ नहीं। देखो फ्रीडम भी दो तरह की होती है। फ्रीडम एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जब इसे सेकंड बुक पढ़ेंगे ना, हमारी लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, JS मिल को पढ़ेंगे, जॉन लॉक को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जाके हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम नेगेटिव पॉजिटिव क्या होती है। फिलहाल तो यहाँ पे सिंपल से वे में बात करते हैं फ्रीडम क्या है। तो यहाँ पे देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रहा होगा आपको, है ना। तो फ्रीडम का सिंपल सा मतलब क्या होता है? देखो फ्रीडम का सिंपल सा मतलब होता है राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस योर ऑन व्यूज। जो भी आपकी विचारधारा है ना उसे आप किसी के सामने रख सको। ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप किसी भी तरह का समूह बना सकते हो। ठीक है, बट देखो ना तो कभी ऐसी स्पीच दो जो हेट्रेड हो, जो लोगों के अंदर दंगे भड़का दे, ना ही तो कोई ऐसा एक्ट करो जिससे सामने वाले को लॉस हो। बाकी आप अपनी मर्यादा में रहते हुए किसी भी तरह का काम करो, आपको पूर्ण रूप से आज़ादी है। ठीक है, अच्छा हमारा जो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 में ना हमें 6 तरह के राइट्स दिए गए हैं, और ये बहुत मेन राइट है जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ अ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमें भाषण देने का अधिकार है, अपनी आइडियोलॉजी को किसी के सामने रखने का अधिकार है। ठीक है, फ्रीडम टू कन्वे असेंबली है ना पीसफुली। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम असेंबली बुला सकते हैं। असेंबली इन द सेंस हम कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, बट कैसे? शांति के साथ करना। ये नहीं कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लोग किसी घर पे आके बम फोड़ दे या किसी घर पे तोड़ फोड़ कर दे, ऐसा काम नहीं करना। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है ना कम्युनिटी, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी तरह का एसोसिएशन बना सकते हैं। देखो आप लोग फ्री हो, आप लोग भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो इंडिया में। आप लोग फ्री हो, किसी तरह का इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हो, रिलीजियस प्लेस ओपन कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री हो ऐसी हर चीज़ परफॉर्म करने के लिए इंडिया के अंदर, बट एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आप ऐसी चीज़ें बना रहे हो ताकि आप नेशन के अगेंस्ट कुछ गलत कर सको। ठीक है, नेशन के अंदर अशांति फैला सको, तो ऐसी चीज़ों के लिए ये सारी फ्रीडम नहीं मिली हुई है। ओके, फ्रीडम टू ट्रैवल ओवर द इंडिया, तो मेरा ऑल ओवर द इंडिया में ट्रैवल करने की फ्रीडम है। अब आपके यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा कि सर जम्मू कश्मीर तो नहीं था, JNK में तो हम ट्रैवल कर ही नहीं सकते। तो मैं अग्री करता हूँ, बट आपको ये बात पता होगी कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक पार्ट बना दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का बाइफरकेट करके उसे यूटी और स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो जिसके बाद हम जम्मू कश्मीर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि वहाँ की कंडीशन अभी सही नहीं है, कंडीशन सही होते सब कुछ वहाँ पे भी कॉमन होगा। ठीक है, तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, याद रखना, जिन्हें पूरे इंडिया में तो छोड़ो बहुत से प्लेसेस पे जाने की परमिशन ही नहीं होती, उन्हें रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है कुछ एरिया में। तो दो तरह के वो पर्सन कौन से हैं? पहला, पेशेवर क्रिमिनल, वो अपराधी जो काफ़ी मतलब बड़े लेवल पे अपराध करते हो। ठीक है, उन्हें कहीं जाने की परमिशन नहीं होती। सेकंड, प्रोस्टिट्यूशन का जो वर्क करते हैं उन्हें, क्योंकि माना जाता है ये सोसाइटी में गलत तरह के मैसेज देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कहीं भी जाने की परमिशन नहीं दी जाती। ओके, फिफ्थ क्या है? फ्रीडम टू रिसाइड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, हमें कोई रहने से रोक नहीं सकता। ठीक है, आपका जहाँ मन करता है आप प्रॉपर्टी खरीदो, जहाँ मन करता है रहो, आपकी अपनी फ्रीडम है, कंप्लीट फ्रीडम है आपके पास। ठीक है, अच्छा, द राइट टू लाइवलीहुड ऑफ अ प्रोफेशन। ठीक है, हम अपनी मर्जी से किसी भी तरह का व्यवसाय चुन सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें किसी तरह के व्यवसाय को चुनने से मना करे। हमारी मर्जी है, हमें जो व्यवसाय चुनना है हम चुन सकते हैं। ठीक है, राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको पता होगा RTI एक ऐसा राइट है जिसके माध्यम से हम हमारे आसपास की चल रही चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, कि अगर फॉर अ सिंपल सा एग्जांपल बात करते हैं, अगर राशन की दुकान पर राशन आता है या स्कूल में कोई फंड आता है, मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे आप करते हो तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे करते हो तो आपको एक कंप्लीट राइट दिया जाता है यहाँ पे, तो आप जान सकते हो कितना फंड आया था, कहाँ लगा था। ठीक है, वो फंड कहाँ गया,
तो आपके राइट्स बनते हैं इन सारी चीज़ों को जानने के, ठीक है। तो RTI एक अच्छा राइट है हमारे पास। अगला देखते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या है, देखो सुनते ही समझ आ रहा होगा। राइट टू एजुकेशन का सिंपल सा मतलब होता है 6 से 14 ईयर्स ओल्ड जो भी हमारे यहाँ बेबी है, ठीक है, उन्हें कंप्लीट एजुकेशन दी जाएगी एब्सोल्युटली फ्री। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये 6 से 14 की एज की एजुकेशन क्यों? क्योंकि हमारे एक कैंपेन था, स्कीम थी जिसे हम कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बड़े, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, है ना। तो ये जो हमारे यहाँ स्कीम थी, इसके बाद क्या था, जितने भी लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपने बच्चों को एनरोल कराया। और आपको प्राउड होना चाहिए, आज के समय इंडिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन में 100% एनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्या चीज़ें ऐड करी गई है राइट टू एजुकेशन के अंदर, जैसे कि 25% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी जाएगी जो वीक सेक्शन के बच्चे होते हैं उनके लिए, ठीक है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके अंदर भी रखी जाती है, बात याद रखना। गवर्नमेंट स्कूल तो आपको पता है पूरा गवर्नमेंट होता है, प्राइवेट स्कूल में 25% सीट रिजर्व होती है कमज़ोर बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, 2002 में क्या हुआ था, ये जो एक्ट था कंपलसरी एजुकेशन का, इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। और उसके बाद तो एक तरह से आप कह सकते हो ना, एजुकेशन सेक्टर में बूम सा आना शुरू हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कि लिखा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ, एक गैजेट आया था, उस गैजेट में लिखा हुआ था कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें एजुकेशन देना किसका रोल है? गवर्नमेंट का रोल है ही है, साथ साथ जो स्कूल है उसके अंदर जो टीचर्स हैं उनका रोल है, इवन पेरेंट्स का भी रोल है। तो जो एजुकेशन है विदाउट द एफर्ट ऑफ पेरेंट्स, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कभी फुलफिल नहीं हो सकती, ठीक है। देखो राइट टू एजुकेशन, देखो किस तरह से छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं और इन्होंने अर्थ को अपने हाथों में ले रखा है। और क्या है? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन एक ऐसा राइट है जो सबको मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को अधिकार है एजुकेशन का। ओके, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल फ्रीडम, ठीक है। तो हमारे कुछ पर्सनल फ्रीडम भी है, कुछ पर्सनल राइट भी है, जैसे कि मैंने आपके साथ शुरू में डिस्कस किया था आर्टिकल 21A राइट टू प्राइवेसी। हम अपनी मर्जी से किसी भी तरह का पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो लाइफ टू फाइंड आउट द पार्टनर, हमारी लाइफ में पार्टनर ढूंढने का अधिकार ये शायद हमारा होना चाहिए, बट ये एक ऐसा अधिकार है इंडिया में जिसके ऊपर हमसे ज़्यादा दूसरे सोचते हैं कि इसकी शादी इससे नहीं होनी चाहिए, उसकी शादी उससे नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स का सोचना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट पेरेंट्स को कुछ ज़्यादा ही लोग एडवाइस देते हैं इस समय, ठीक है। बल्कि हम हमारी लाइफ के सारे फैसले खुद लेते हैं। जब इतना बड़ा फैसले लेने की बारी आती है तो हम अपनी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हालांकि मैं अग्री करता हूँ इंडियन सोसाइटी के अंदर हमें इन चीज़ों को मानना चाहिए, बट इतने बड़े लेवल पे भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ किसे एक्सपेंड करनी है, आपको करनी है। दैट शुड बी योर डिसीजन दैट होम यू आर गोना मैरी, ठीक है। चलो हम टॉपिक पे आते हैं। वैसे इस टॉपिक का ही पार्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट ऑफ अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इंडिया के अंदर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। जीवन से वंचित का मतलब क्या है भाई? सिंपल सा मतलब है किसी को फांसी नहीं दी जाएगी, किसी को ऐसे नहीं चलते फिरते गोली मार दी जाएगी, नहीं। जब तक उसे कानून के तहत सजा ना मिले उसके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपको पता होगा इंडिया के अंदर फांसी ना के बराबर, आपने शायद, मेरे को नहीं लगता कि बहुत साल हो गए फांसी की न्यूज़ सुनी नहीं होगी आपको। नहीं सर, निर्भया केस में तो अभी मार्च में हुई थी फांसी, नहीं। तो वो एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस था, वो एक ऐसा रेप केस था जो शायद आज तक कभी इंडिया में हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में फांसी अलाउड है। कसाब को लास्ट टाइम हुई थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ वैसे फांसी अलाउड नहीं है। तो हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ किसी व्यक्ति को ना खुद से अपने जुर्म को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। These are the minimum requirements that need to be kept so that people can live with human dignity। तो ये सारे राइट्स है ह्यूमन के, और इन राइट्स को बना के रखना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक पर्सन अपनी लाइफ को ढंग से नहीं जी सकता, ठीक है। आई होप ईजिली ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जो बचे हुए टॉपिक है ना उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates, and you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.